वैलेंटाइंस डे पर लोग दिल की बात करते हैं, आप बिल की बात करने और बैंक बैलेंस की बात करने क्यों आए हैं? बैंक बैलेंस में जमा किया हुआ पैसे का बढ़ना, उसकी बढ़ोतरी और उसके साथ अगर दिल की बातें भी होती रहें तो आपकी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइंग और रिलेशनशिप बहुत ही फुलफिलिंग हो सकती है। इंडिया में ज़्यादातर तलाक की वजह भी पैसा ही है। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पैसा अगर उसको रैंक किया जाए तो डिवोर्स के लिए नंबर 2 रीज़न है। नंबर 1 इनफिडेलिटी है, नंबर 2 रीज़न जो डिवोर्स है वो पैसा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों की सैलरी हमेशा अलग होती है, सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ऐसे में खर्च में किसका कितना योगदान हो, सेविंग्स में किसका कितना योगदान होना चाहिए, वो कैसे तालमेल बैठा? जब आप दो सेपरेट पैन नंबर्स हैं एक टैक्स डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड्स में, तो आप प्रोपोर्शनेटली जो भी अर्न करते हैं एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ, प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट कीजिए, प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट कीजिए। तो सपोर्ट टुवर्ड्स पेरेंट, कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, फाइनलाइजिंग एंड फिनिशिंग योर लोन्स एंड देन इन्वेस्टमेंट, ये 3-4 टॉपिक हैं जिस पे नॉर्मली मनी का कॉन्फ्लिक्ट एक रिलेशनशिप में आता है और उस रिलेशनशिप को ख़राब करवाता है। इंडियन बैंक्स में LIC के पास, म्यूचुअल फंड के पास अनक्लेम्ड मनी करोड़ों में पड़ी हुई है, कोई उसको लेने वाला नहीं है। फिनेंशियल एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स बनाएं, उसमें नॉमिनी ज़रूर रखें। जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकता है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर रखें, नॉमिनी हो सकता है तो नॉमिनी ज़रूर रखें। नॉमिनी मतलब ट्रस्टी, कि हाँ अगर कल को मैं नहीं रहा तो ये नॉमिनी मेरे पैसे को क्लेम कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा जाना कहाँ है वो विल डिसाइड करती है या ट्रस्ट डिसाइड करती है। मेरी विल डिसाइड करेगी कि वो पैसा उसके पास जाएगा या नहीं। हाँ, ओ अगर गॉड, वो हम तो यही सोचते हैं कि नॉमिनी का मतलब वो पैसा उसका। नहीं, नॉमिनी इज ट्रस्टी। वी डोंट प्लान टू डाई, हम कुछ तैयारी नहीं करते इसकी। क्या आप हमें एक चेकलिस्ट दे सकते हैं? तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? क्या वैलेंटाइन डे वो दिन है जब आप गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करें, या आप ETF गिफ्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हैं? ये क्या आप चलन में लाने की ज़रूरत है और कैसे? जब मैं मकान ले रही हूँ तो वो किसके नाम होना चाहिए? जब मैं घर खरीद रहा हूँ तो रजिस्ट्री पत्नी के नाम पे कर दूँ? अगर आप अपने पैन के हिसाब से चलें और आप पैसा लगा रहे हैं तो आप अपना नाम ज़रूर लगाएं उस पर। और अगर आप अपना नाम नहीं लगाना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं और पत्नी का नाम लगाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंटली भी रेडी कि कल को मुझे वो घर छोड़ना पड़े क्योंकि हमारी शादी अब नहीं रही, तो आप उस स्टेट के लिए तैयार हैं। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और अपने वैलेंटाइन के लिए, अपने पार्टनर के लिए पॉसिबल है आप बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे, कुछ गिफ्ट्स दे रहे होंगे, कुछ वादे कर रहे होंगे, लेकिन क्या वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक मनाने का ये सही तरीका है? आप वैलेंटाइन डे मनाते हो या ना मनाते हो, इस संस्कृति के साथ हो या खिलाफ हो, एक काम इस मौके पर आप जरूर कर सकते हैं और वो ये है कि खुद की और अपने पार्टनर की फाइनेंस को लेकर के समझ और अच्छी करना, बेहतर करना, तालमेल बिठाना। और इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट हमने रखा है, गेस्ट हमारे साथ बहुत खास हैं क्योंकि इस बड़े काम के लिए, बहुत मुश्किल काम के लिए हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया देश के जाने माने फैमिली वेल्थ एडवाइजर अमित कुकरेजा सर को। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो हैं और खासकर उनकी जो काबिलियत में कहूँ, ताकत में कहूँ, वो ये है कि वो डबल इनकम फैमिली के लिए काम करते हैं, उन फैमिलीज के लिए काम करते हैं जो एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक साथ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आज के पॉडकास्ट में डिटेल में हमने उनसे समझा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की समझ अलग अलग है फाइनेंस को लेके, अगर दोनों की चॉइस अलग अलग है इंस्ट्रूमेंट को लेके, और अगर गोल अलग अलग है तो उसका तालमेल कैसे बिठाएं। इंडिया में सबसे ज्यादा तलाक की, झगड़े की वजह फाइनेंस है, पैसा है। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी ये भी अमित सर ने समझाया है। ये समझाया है कि क्या पत्नी के नाम पर बिजनेस, घर, गाड़ी खरीदना सही है,
ये समझाया है कि आपकी सैलरी अलग है, आपके पार्टनर की सैलरी अलग है, तो इन्वेस्टमेंट में योगदान कितना होना चाहिए। झगड़े की जो सबसे बड़ी वजह पैसा होती है, वो आपके रिश्ते के बीच में कम से कम ना आए, यही आज के पॉडकास्ट का हमारा मोटिव है। आपने पैसा बोलता है को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन आपको जरूर क्लिक करना है ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम वेलकम कर लेते हैं अमित कुकरेजा सर का। अलग अलग टीवी शोज में आप उन्हें देख चुके हैं, 250 से ज्यादा टीवी शोज में, अलग अलग चैनल्स में वो बैठ चुके हैं। आपने एफएम चैनल्स के ऊपर उन्हें सुना है, आज एक बार फिर से आप उन्हें सुनिए, देखिए पैसा बोलता है विद एसकेटी में। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले मुझे आप अमित सर ये बात बताएं कि वैलेंटाइंस डे पर लोग दिल की बात करते हैं, आप बिल की बात करने और बैंक बैलेंस की बात करने क्यों आए हैं? देखिए, बिल और बैंक बैलेंस अगर अच्छा रहता है ना तो दिल की बातें बड़ी आसान हो जाती हैं, वो एक ज़रूरत है। सो मेरे ख्याल से बिल, बैंक बैलेंस में जमा किया हुआ पैसे का बढ़ना, उसकी बढ़ोतरी, और उसके साथ अगर दिल की बातें भी होती रहें तो आपकी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइंग और रिलेशनशिप बहुत ही फुलफिलिंग हो सकती है। कुछ मैं देख रही थी आपने बहुत लंबा चौड़ा, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि सर ने बहुत रिसर्च किया हुआ है और वो रिसर्च हमें ये बताती है कि इंडिया में ज़्यादातर तलाक की वजह भी पैसा ही है, और उसके अलावा भी बहुत लंबी रिसर्च है आपकी। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पैसा, जो अगर उसको रैंक किया जाए तो डिवोर्स के लिए नंबर 2 रीज़न है। नंबर 1 इनफिडेलिटी है, नंबर 2 रीज़न जो डिवोर्स है वो पैसा है। होता क्या है कि एज एन इंडिविजुअल जब हम बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, तो हमारी पैसे से जो रिलेशनशिप होती है वो भी इवॉल्व होती है। जब आपके साथ एक लाइफ पार्टनर होता है, उसका भी लाइफ में जो पैसे से रिलेशनशिप इवोल्यूशन होता है, जब तक ये दोनों इवोल्यूशन मैच करते हैं तब तक शादी चलती रहती है। लेकिन जब ये इवोल्यूशन बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, जब आपकी मनी पर्सनालिटीज़ में वो एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो आपने कभी अपने लाइफ में फ़ेस नहीं किए हैं और शादी के बाद फेस कर रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से हम निकल पाएंगे या इस रिलेशनशिप की वजह से हम इस प्रॉब्लम में और धंसते हुए जाएंगे। तो जब वो आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, जब आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे लाइफ में पैसे से वो मेरा सहारा नहीं बन पा रहा है, या मेरे पार्टनर ने कुछ पैसे से वो रिस्क लिए जिसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो उसकी हिस्ट्री है और मुझे पता नहीं था, तो आप उस रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ट्रस्ट टूटने लग जाता है, और आप अपनी ग्रोथ का जो आपका पाथ है उससे आपका फेथ ख़त्म होने लगता है। तो बड़ा डीपर टॉपिक है कि आप कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, आपका मनी से जो रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व कर रहा है, और इस एवोल्यूशन में आपका रिश्ता कैसे इवॉल्व कर रहा है। तो अगर आप थिंकर हैं, आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं और आपको लगता है कि मैं एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आई हूँ और आया हूँ, और ये रिश्ता मुझे वो करने नहीं दे रहा, तो लोग डिवोर्स फाइल करते हैं। और इसीलिए आज का जो पॉडकास्ट है आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ करके देखना है। कुछ आप में कमियां होंगी, कुछ उसमें कमियां हैं, तो वो मुझे लगता है पॉडकास्ट ख़त्म होते होते तो ज़रूर दूर हो जाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है, इसमें गलती मुझे लगता है किसी की नहीं होती है, दो अलग लोग दो अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। बिल्कुल। एक ने अपनी फैमिली में बहुत खर्च करना सीखा होता है, दूसरे ने अपनी फैमिली में बहुत बचाना सीखा होता है। लड़कियां हमेशा ही ये एक्सपेक्ट करती हैं, पूरी माफ़ी के साथ ये बात मैं कह रही हूँ, कि उनका पार्टनर उनको बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दे, इवन रिलेशनशिप पीरियड में। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एज में हैं वो इस चीज़ को महसूस करेंगे। लड़कों का गिफ्ट देने का स्टाइल होता है। तो ये जो अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड और उसके बाद अलग अलग सोच है, उसमें फिर तालमेल कैसे बिठाएं, क्योंकि आप तो सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं, तो आपको तो अच्छे से पता होगा कैसे होता है। हाँ, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। बहुत सी फैमिलीज़ आज भी इस बात में बिलीव करती है कि मैन विल बी द ब्रेड प्रोवाइडर, विल बी द ब्रेड विनर, एंड वुमेन विल बी द केयर टेकर और होम मेकर। तो जब ये होम मेकर और ब्रेड विनर वाली डेफिनेशन आ जाती है
तो ये दोनों पर्सनालिटीज़ कंपार्टमेंटलाइज हो जाती हैं। तो एक ने तो घर में ही रहना है क्योंकि वो कमाती नहीं है, तो उसकी खुद की एज ह्यूमन नीड्स में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। दूसरा ब्रेड विनर है क्योंकि वो कमाता है तो शायद वो गिफ्ट्स भी ला के देगा। तो इसीलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट को आप देखेंगे पिछले 15-20 साल में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है, और बहुत फैमिलीज़ इस बात में बिलीव करती हैं कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो जब ये वाला फैमिली बैकग्राउंड होता है जहाँ पे लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पुश किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, तो ये वाली फीलिंग्स उन फैमिलीज़ में कम होती हैं कि मेरा पार्टनर मुझे गिफ्ट ला के दे। वहाँ पे काफ़ी इक्वल लेवल हेडेड थिंकिंग होती है, और दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते हैं, दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं। हाँ, बायोलॉजिकली women are more powerful, they can have a baby, a man cannot, but I'm sure man उस जगह भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है उस फेज़ को टाइड ओवर करने में। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ना शालिनी, इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन लव और रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो भी रिलेशनशिप बहुत मैकेनिकल हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों को बना के रखेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर फिनेंशियल अर्निंग, इंडिपेंडेंस, कंट्रीब्यूशन बना के रखेंगे, बी अ मैन, बी अ वुमन, आई थिंक यू विल हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप ऑल योर लाइफ। मेरी तरफ से भी आप सभी को यही शुभकामनाएं, क्योंकि वैलेंटाइन वीक तो स्टार्ट हो ही गया है। आप डेफिनेटली कभी टेडी बियर ख़रीद के अपने पार्टनर को दे रहे होंगे, कभी रेड रोज़ आप लेकर के आएंगे, कभी चॉकलेट आप लेके आएंगे, लेकिन कैसे इनके अलावा भी दूसरे गिफ्ट्स होते हैं आज अमित सर हमें बताएंगे। अब आगे बढ़ते हुए सर, मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फॉर्मूला की बात करती हूँ, जिसमें एक चीज़ जो कैसा भी कपल हो, किसी भी देश, दुनिया, शहर का हो, उनको प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की सैलरी हमेशा अलग होती है, सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ऐसे में खर्च में किसका कितना योगदान हो, सेविंग्स में किसका कितना योगदान होना चाहिए, और वो वाली थिंकिंग अगेन कि इन्वेस्टमेंट हमेशा से लड़कों का ही हम कह सकते हैं कि एरिया रहा है, और लड़कियां हमेशा खर्च में आगे रही हैं, मैक्सिमम हम ये देखते हैं। तो एक की सैलरी कम, एक की सैलरी ज़्यादा, कितना परसेंट कौन दे, लोन क्या हमेशा दोनों के नाम पे हो, जॉइंट, मतलब बहुत वास्ट है ये वैसे तो सवाल, बट ये अलग अलग इनकम वाले जो लोग हैं वो कैसे तालमेल बैठाएं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शालिनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आइज़ में आप दोनों एक सेपरेट पैन नंबर हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, राइट? सो जब आप 2 सेपरेट पैन नंबर्स हैं एक टैक्स डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड्स में, तो दोनों पैन नंबर को अपना एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन रखना है, अपना इन्वेस्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन रखना है। अब क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में लव है, रिस्पेक्ट है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली दोनों को कंट्रीब्यूशन करना है फिनेंशियल गोल्स की तरफ। क्योंकि ये रिलेशनशिप लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, तो ऑब्वियसली दोनों को कंट्रीब्यूट करना है रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की तरफ। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का जो भी फिनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी है उसके एक्सेप्टेंस में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होती है। आई थिंक प्रॉब्लम होती है तब जब एक पार्टनर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। तो आप प्रोपोर्शनेटली जो भी अर्न करते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट कीजिए, प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट कीजिए, प्रोपोर्शनेटली स्पेंड कीजिए घर के लिए, और थोड़ा थोड़ा अपना पर्सनल बजट भी रखिए कि यहाँ पे नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली गाइडलाइन है। ये मेरा इतना पैसा है, ये मैं जैसे चाहूँगी वैसे खर्च करूँगी, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, और आप अपना इस बजट में जो खर्च करेंगे वो मैं आपसे नहीं पूछूँगी। तो अगर हम नो क्वेश्चन आस्क्ड वाला अमाउंट डिसाइड कर लें एज अ कपल कि इतने हज़ार तक जो मैं खर्च करूँगी मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मतलब और आप मुझसे नहीं पूछेंगे, और बाकी में हम दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सपेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शनेटली। आई थिंक इतना भी हो जाए और टैक्स फाइलिंग चलती रहे और पीरियोडिक रिव्यूज़ चलते रहें, डिस्कशंस होते रहें, बहुत कुछ अलाइन हो जाता है, बहुत कुछ
एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाती है कि ये ठीक है, जो बेस्ट कर सकती है या जो बेस्ट कर सकता है वो कर तो रहा है ना। लोन भी अगर एसेट जॉइंटली ले रहे हैं तो लोन जॉइंटली ले लीजिए। एसेट में अगर आपको लगता है कि प्रोपोर्शन अलग अलग है कि 70% एक पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30% दूसरा, तो लोन का भी वही प्रोपोर्शन रख के, ईएमआई का भी वही प्रोपोर्शन रख के आप पेपर वर्क कर सकते हैं और आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर की तरह आप रह सकते हैं। गॉड फॉरबिड कभी कल को बात खराब हो जाती है तो आपको पता है कि आपने प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट किया है, वो झगड़ा ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, वो पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा या पीसफुली जिस रास्ते जाना है वो चला जाएगा। प्रॉब्लम होती है जब एक आदमी खर्च करता है और दूसरा इंसान सिर्फ इन्वेस्ट करता है, या पहला सिर्फ खर्च करता है और दूसरा लोन चुकाता है। जब ये ओनरशिप के एस्पेक्ट्स प्रॉपरली एड्रेस नहीं होते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट पर्सपेक्टिव जो है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 2 सेपरेट पैन नंबर्स। जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रअंदाज किया और अपनी इमोशनैलिटी और लव और रिस्पेक्ट वाले एंगल से वो प्रोपोर्शन नहीं बनाया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांस आ जाते हैं। फिर इमोशनल बैगेज होता है, फिर पास्ट के बारे में पेनफुल डिस्कशंस हो जाती हैं, फिर कभी बात बन जाती है, कभी नहीं बन जाती है। पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसके डिसीजन आपको सालों भुगतने पड़ सकते हैं। कोई ऐसा केस आप हमें बता पाएंगे? बहुत केसेस हैं शालिनी। एज अ कपल मैं बताता हूँ, जब आप शादी करते हैं और कोई एक इंसान बहुत सारे डेट के साथ उस शादी में आता है जो अनडिस्क्लोज्ड होता है, चाहे वो एजुकेशन लोन ही क्यों ना हो। एजुकेशन लोन लेके एक इंसान ने शादी की और आज उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन लोन उसकी जिम्मेदारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली स्पाउस को सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें लोन के साथ, डेट तो एक मेजर टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी होता है। डेट में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं कि ये लोन चुकाया कैसे जाए, ये लोन उठाया क्यों गया था, उठाया गया था तो होमवर्क क्यों नहीं किया गया था, अगर होमवर्क किया गया था आज चुका क्यों नहीं पा रहे हैं, इसको पहले क्यों नहीं चुका दें, अगर लोन चुकाना नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। तो यहाँ पे मनी पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट पे एम्फोसिस रखता है, कोई लोन चुकाने पे एम्फोसिस रखता है। नॉर्मली विमेन में देखा गया उनको डेट्स अच्छे नहीं लगते, आदमी को रिस्क लेना अच्छा लगता है। बायोलॉजिकली मैन इज़ अ हंटर, वुमेन इज़ अ नर्चरर। तो वुमेन चाहती है कि पीस ऑफ माइंड रहे, प्रोटेक्शन रहे, सेफ्टी रहे, पैसा सेफ रहे। आदमी चाहता है थोड़ा बहुत चांस लो, थोड़ा रिस्क लो, क्योंकि वो ब्रेड विनर है ना, वो घर से बाहर जाता है, उसका काम है कमाना और घर वालों की जिम्मेदारी उठाना। तो जो नर्चरर वर्सेस हंटर, बायोलॉजिकली जो एक माइंडसेट होता है, हाँ, उसको ओवरकम करते हैं और वो दोनों पर्सनालिटीज़ ओवरकम करते हैं। तो जो मुद्दे आपको सबसे ज़्यादा झगड़ों की तरफ ले जाते हैं इन जनरल मैरिज में, वो होता है कर्जा, दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन, कौन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरा होता है कि बच्चों की एजुकेशन में खर्च कहाँ किया जाए, बच्चों की परवरिश में खर्च कैसे किया जाए। जो चौथा झगड़े का मुद्दा होता है वो होता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं इतना देना चाहता हूँ और देना चाहती हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को इससे ज़्यादा ना दो, या हाँ तुम्हें नहीं देना चाहिए जब तक हमारे घर में ये हालात सुधर नहीं जाते। तो सपोर्ट टुवर्ड्स पेरेंट, contribution and support towards children, finalizing and finishing your loans and then investments। ये 3-4 टॉपिक हैं जिस पे नॉर्मली मनी का कॉन्फ्लिक्ट एक रिलेशनशिप में आता है और उस रिलेशनशिप को ख़राब कर जाता है। और ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो, यही हम दोनों की कोशिश है, और इसलिए मैं कह रही हूँ अपने पार्टनर के साथ बैठ के आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। एक चीज़ और, क्योंकि जब मैं डेटा खंगाल रही थी सर, तो मैंने देखा ये 24 तक का डेटा मैं बता रही हूँ कि इंडियन बैंक्स में LIC के पास, म्यूचुअल फंड के पास अनक्लेम्ड मनी करोड़ों में पड़ी हुई है।
कोई उसको लेने वाला नहीं है। मैंने चेक किया, बैंक में अनक्लेम्ड पैसा 78,000 करोड़ है। इसमें आप कुछ बढ़ा के ही ऐड कर लेना, क्योंकि मैं 2024 तक का आपको डेटा बता रही हूँ। LIC में अनक्लेम्ड है मनी 900 करोड़, म्यूचुअल फंड में ये तकरीबन 3500 करोड़ है। मतलब इतने पैसे तो लोगों ने अपने घर वालों को बताए ही नहीं है, या बच्चों को नहीं बताए हैं, या पत्नी को और पति को बताया नहीं गया है, तभी किसी को मालूम ही नहीं है पैसा कहाँ है। तो आज के टाइम में भी 2026 में भी ये हो रहा है। अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है आपके बैंक अकाउंट्स का, तो मुझे वो कमेंट करके आप बताइए। आपने छुपाया है अपनी बीवी से कि आपने कहाँ निवेश किया है, तो मुझे वो कमेंट करके आप बताइए। ये आप कितना पाते हैं जो कपल आपके पास आता है? तो मैं आपके सवाल से 2-3 एस्पेक्ट्स को टच करना चाहता हूँ। पहला तो जो आपने बोला अनक्लेम्ड एसेट्स, इस पे गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है, सेबी एज ए रेगुलेटर भी बहुत फोकस कर रहा है, RBI एज ए रेगुलेटर भी बहुत फोकस कर रहा है कि आप जो भी फिनेंशियल एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स बनाएं उसमें नॉमिनी ज़रूर रखें। जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकता है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर रखें, नॉमिनी हो सकता है तो नॉमिनी ज़रूर रखें। एक तरह से मैंडेटरी होता जा रहा है इन सिस्टम्स। तो जब ये नॉमिनी होता है, नॉमिनी का मतलब होता है कि एक ट्रस्टी, नॉमिनी मतलब बेनिफिशियरी नहीं, नॉमिनी मतलब ट्रस्टी, कि हाँ अगर कल को मैं नहीं रहा तो ये नॉमिनी मेरे पैसे को क्लेम कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा जाना कहाँ है वो विल डिसाइड करती है, या ट्रस्ट डिसाइड करती है, या नेचुरल हिंदू सक्सेशन लॉज या मुस्लिम लॉज डिसाइड करते हैं, राइट? Okay. तो इसमें बड़ा सोच मतलब मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है, उसके बाद भी मेरी विल डिसाइड करेगी कि वो पैसा उसके पास जाएगा या नहीं? हाँ, अगर वो, हम तो यही सोचते हैं हाँ, कि नॉमिनी का मतलब वो पैसा उसका नहीं, नॉमिनी इज ट्रस्टी, नॉमिनी इज कस्टोडियन ऑफ द मनी। होता क्या है, जनरली लोग विल नहीं लिखते, तो हिंदू सक्सेशन लॉज आ जाते हैं, तो नॉमिनी को पैसा रखने को मिल जाता है। लेकिन आप सोचो, एक ब्रदर और एक सिस्टर हैं, ठीक है, दोनों एडल्ट हैं, उनके फादर नहीं रहे या मदर नहीं रही, और उनके नॉमिनीज ब्रदर, एक उनका बेटा है। कल को वो सिस्टर उस मनी के अमाउंट को क्लेम कर सकती है, उसका राइट है, और विल नहीं छोड़ी पेरेंट्स ने बना के, अनलेस इन लोगों ने आपस में बात करके इसको क्लोज कर दिया कि बेटे को सारा पैसा मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, और बेटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वर्बली इट्स फाइन, बट बेटी कैन फाइल अ क्लेम यूजिंग हिंदू सक्सेशन लॉज। मैं फिर से समझूंगी, एक पिता है, उसने अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें नॉमिनी बेटे को बनाया है। हाँ। उसके जाने के बाद, मतलब माता पिता दोनों के जाने के बाद, वो 10 लाख रुपए बेटे को मिले। हाँ। बावजूद इसके बेटी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है। बिल्कुल, बिकॉज शी इज ऑल्सो द सक्सेसर अकॉर्डिंग टू लॉज, वो कर सकती है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने परिवार में मनमुटाव नहीं रखते हैं, और पैसे का तो ऐसा टॉपिक है ना कि लोग बातें ही नहीं करते। और दूसरी वो धारणा कि बेटी है तो पराई है, अब उसको हमारे पैसे पे क्या हक, हमने उसकी शादी करा दी है, बहुत है, गलत धारणा है बिल्कुल। बेटी उतनी ही हकदार है उस पैसे की और उस एसेट्स का जितना बेटा। ठीक बात। तो हमारे पास प्रोविजंस हैं, तभी आजकल आप देखेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एयर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें अब मांगी जा रही हैं। जब आप नॉमिनी बन के अमाउंट क्लेम करते हैं तो ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं, और तभी वो पैसा रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को और उन बैंक्स को डर लगता है कि कल को हम रिलीज़ कर दें, बाद में कोई हमारे ऊपर केस ना आ जाए कि हमने होमवर्क किए बगैर रिलीज़ किया। ओके। तो पहला तो ये अनक्लेम्ड मनी एंड नॉमिनेशन वाला टॉपिक। हाँ। जो दूसरा टॉपिक मैं टच करना चाहता हूँ वो है फिनेंशियल इनफिडेलिटी। पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा है। फिनेंशियल इनफिडेलिटी मतलब शेयर नहीं करना कि आपके पास फिनेंशियली ऐसा क्या है, या आपने कहाँ खर्च कर दिया, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपका पार्टनर ये चीज़ें नहीं समझ पाता है, आपने उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि आपने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, शायद आपने उसको नॉमिनी भी नहीं बनाया, और अगर नॉमिनी बनाया तो भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो अब अगर वो नॉमिनी भी है और उसको पता नहीं है तो वो अनक्लेम्ड एसेट्स में चला जाएगा। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है और वो नॉमिनी भी नहीं बनी है तो भी वो अनक्लेम्ड एसेट्स में चला जाएगा। तो हम
फिनेंशियल इनफिडेलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप ख़राब होती है, कोई खर्च करता है, बताना नहीं चाहता, झगड़ा हो जाता है। तो पैसे का जो टॉपिक है विद इन फैमिली, बहुत घरों में ना टैबू टॉपिक है कि पैसे की बात नहीं करते, पैसे तो ख़राब चीज़ होती है, और कहीं पे कुछ ज़्यादा ही ओपन पैसे की कॉन्वर्जेसन होती हैं। हमने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे फादर का लोन बेटे पे आ गया, बेटे को पता नहीं था, फादर चल बसे। अब बेटे को पता नहीं है तो आ गया, एंड एज अ सन ही हैज़ टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, और ही हैज़ टू say no, and if he says no then obviously lenders are chasing him, are after him, right? ऐसी बहुत सी families हैं जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को इतना पैम्पर करके रखते हैं, बिजनेस वेल्थ देते हैं कि बच्चा खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं कर पाता, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाता है, गलतियाँ कर बैठता है तो वो वापस उन डायरेक्शन में बातें चली जाती है जहाँ पे एसेट्स क्लेम करने में प्रॉब्लम होती है। तो तीसरा टॉपिक जो मैं इसके थ्रू टच करना चाहता हूँ कि हम पैसे की बातें करें आपस में, बच्चों के सामने, और अगर वो स्ट्रेसफुल टॉपिक है तो भी करें, उसमें इतना इमोशन नहीं डालें दुख का और स्ट्रेस का, लेकिन फैक्ट्स तो डालें, पता तो चले बच्चों को कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ जीते हैं, कैसे आप अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखते हैं, या कैसे आपके पार्टनर को आपकी एब्सेंस में क्या क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है, वो कैसे आपकी पार्टनर को मिल सकता है। ठीक है, आपकी पार्टनर को फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन आपको उनको बताना तो पड़ेगा और बताना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें एड्रेस हो जाएं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी ये जो सफरिंग आ जाती हैं फैमिली में ड्यू टू लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर, ये एड्रेस की जा सकती है। मैं इसका एक सबसे बढ़िया तरीका आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में अमित जी हम जितना भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो सब पासवर्ड के थ्रू सेफ है कहीं ना कहीं, और अब वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। पहले तो क्या होता था, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, तो वो उनके लॉकर से इतना बड़ा भंडार निकलता था जिसमें ये पता चल जाता था अच्छा ये वाले शेयर्स थे तो ये वाला इंश्योरेंस था। अब वो भी नहीं होता है। आपको मेल का पासवर्ड नहीं पता है, ईमेल का पासवर्ड नहीं पता है, आपको ऐप का पासवर्ड नहीं पता है, इतने इन्वेस्टमेंट के ऐप्स हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट है, क्या है। तो मुझे कोई एक तरीका बताइए ना, क्या डायरी में हम सारा कुछ नोट डाउन करके, क्योंकि इतने पासवर्ड्स याद रखना आम आदमी के लिए मुश्किल है, तो उसकी बीवी या उसका बच्चा तो कैसे ही याद रखेगा। तो मुझे आप बताइए, क्या मैं एक डायरी बना लूँ और उस डायरी के ऊपर अपना हर बैंक, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड, फिर इन्वेस्टमेंट आईडी पासवर्ड, फिर ETFs आईडी पासवर्ड, ये कैसे मेंटेन करूं और कैसे बताऊं मैं? सो अगर आप पेरेंट हैं और आपको पासवर्ड्स कहीं लिखने ताकि बच्चों को मिल सकें, तो वो तो आप किसी नोटबुक में लिख सकते हैं या किसी ऑनलाइन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और उस ऐप को यूज़ करने का पासवर्ड जो एक होगा वो आप बच्चों को बता सकते हैं, राइट? अगर आप एज अ स्पाउस ये सवाल पूछ रहे हैं, नॉट एज अ पेरेंट, एज अ स्पाउस, तो फिर तो आपको एक कंबाइंड पासवर्ड वाली एक एक्सेल फाइल तो बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप दोनों को वो पासवर्ड यूज़ करके सारी डिटेल्स मिल सकें। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम में बेनिफिट ये है कि आप सेफ़ हैं। हर चीज़ का अलग अलग पासवर्ड होने से आप सेफ़ हैं। आप सोचिए आपके सारे अकाउंट लॉगिन का पासवर्ड अगर एक ही होता और वो हैक हो जाता तो कितना बड़ा रिस्क आ जाता। तो उस सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनकन्वीनियंस तो बढ़ती है, तो आप मिल के डिसाइड कर लीजिए कि आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो ये एक पासवर्ड रखेंगे और ये एक पासवर्ड उस फाइल का होगा जिसमें सारे पासवर्ड आप दोनों मेंटेन करते रहेंगे। और वो फाइल आप या तो ऐप पे दोनों ऐप डाउनलोड कर, दोनों अपने अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर दीजिए। तो ये एक एक्सेस का इशू है, ये मैनेज किया जा सकता है, ये हो सकता है। नॉमिनेशन में भी एक चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिए, कई बार मैंने ये देखा है सर कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। आपने नॉमिनी बनाया है, सब ठीक ठाक है, पर आप डेथ सर्टिफिकेट लेके अगर गए काउंटर पे और वहाँ आपने बताया तो बोला नहीं, ये तो एक आई, एक ए, एक एन अलग होने से वो पूरा गड़बड़ झाला हो जाता है। तो प्लीज़ अभी आपने अगर नॉमिनी कोई बनाया है तो उनकी स्पेलिंग तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये मैं आपको कुछ
पॉइंटर्स दे रही हूँ, जो होमवर्क में कह सकती हूँ, जो आपको पॉडकास्ट के बाद करना है। बिल्कुल। आपने कहा पैसे की बात हमारे घर में आज भी टैबू है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। एक और चीज़ है सर जिसकी बात हम इंडियंस नहीं करते हैं, वो है मरना। वी डोंट प्लान टू डाई। करेक्ट। और अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि तुम्हारे बाद क्या होगा परिवार का, तो वो ये कहता है कि तुम क्या चाहते ही हो कि मतलब मैं चला जाऊं। हम कुछ तैयारी नहीं करते इसकी, और ज़्यादातर कपल्स में मैंने ये देखा है कि एक के जाने के बाद फिर दूसरे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या आप हमें एक चेकलिस्ट दे सकते हैं कि अब अगर कोई देख के उसका प्रबंधन करना चाहे, बुरा ना मानते हुए हम वैलेंटाइंस डे के नज़दीक ये बातें कर रहे हैं, तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर के रोल से सोचना है कि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी फैमिली में फाइनेंशियली क्या रन करती हूँ या क्या जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ। तो मैं सिर्फ, क्योंकि ये पैसे के बारे में शो है, तो मैं पैसे वाला पर्सपेक्टिव दूंगा। तो मेरे पास कितने लोन्स हैं, मुझे अपने लोन्स लिखने चाहिए। मेरे पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, मुझे वो क्रेडिट कार्ड्स लिखने चाहिए। मैंने अपने लिए कौन से इंश्योरेंसेस लिए हुए हैं, लाइफ एंड मेडिकल, मुझे वो लिखना चाहिए। मैं कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स को फंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे वो लिखना चाहिए। वो एसेट्स कहाँ पे हैं, म्यूचुअल फंड में है, रियल एस्टेट में है, स्टॉक्स में है, फिक्स डिपॉजिट्स में है, बॉन्ड्स में है, वो लिस्ट लिखनी चाहिए। मैंने विल बनाई है क्या, अगर बनाई है तो विल वो कहाँ है, और उस विल में जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, क्या मैंने उन बेनिफिशरीज़ को ये बात बताई है। अगर नहीं बताई है तो एटलीस्ट मुझे अपने पार्टनर को तो बता देना चाहिए कि मैंने विल बनाई है और ये विल यहाँ रखी है और ये विल मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ, बाकी बेनिफिशरीज़ को मत बताओ बिकॉज यू आर वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशरी। तो आजकल मटीरियलिस्टिक लाइफ में जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल भी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो पैसे कमाने की काबिलियत, पैसे बचाने की और पैसे इन्वेस्ट करने की स्ट्रेंथ सब में आती जा रही है। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप अपनी काबिलियत को कहीं लिख के अपने ज़रूरी पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वो शेयर नहीं किया, एंड लाइफ तो कभी भी कल किसी को कुछ भी हो सकता है। आपको बिल्कुल, मैं तो ऐसे जीता हूँ कि शायद मैं कल ना उठूँ। अरे तो अगर मैं कल ना उठा तो आज मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ। और अगर कहीं कोई बैड पैच चल रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि उस पैच को कैसे रिजॉल्व किया जाए कि 4 साल के बाद अगर मैं मुड़ के इसके बारे में सोचूं तो मैं फ़ख्र से कह सकूं कि मैंने ये डिसीजन लिया था और वो कितना अच्छा था। तो अपने आप को फॉरवर्ड में ले जाके और आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि या तो मैं नहीं रहा या मैं एक डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहा था, तो मैं आगे जाके जब उसके बारे में सोचूं तो फ़ख्र से सिर उठा के सोचूं कि हाँ मैंने कितना अच्छा किया था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ अगर मैं कल ना उठा तो, और जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे परिवार को कन्वीनियंस दे रहा है या इनकन्वीनियंस दे रहा है। और अगर इनकन्वीनियंस दे रहा है तो मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो इनकन्वीनियंस जो मेरे पीछे हो सकती है वो कन्वीनियंस में बदल जाए। और अगर वो कन्वीनियंस में मैं बदल के जा रहा हूँ तो वो कन्वीनियंस क्या मेरे परिवार को बिगाड़ देगी या मेरे परिवार को एक मैच्योर, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल बनाएगी। तो अगर आप अपने लाइफ के बारे में इतना सोचते हैं, हर कोई नहीं सोचता, मैं चाहूँगा कि हर कोई सोचे। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ के बारे में ऐसे सोचिए कि आगे अगर आप ना हुए या आगे कुछ आपने सोचा इस बारे में तो आप प्राउडली ये बोलें कि मैंने ऐसे किया था और देखो आज उससे इन सबको कितना बेनिफिट हो रहा है, ताकि वो लोग जो आपके इस डिसीजन से बेनिफिट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकें और वो भी यही चीज़ें दोहराएं, जिससे वो आपको याद करें और अपने बच्चों को वो लेगेसी दें या अपने रिश्तेदारों को वो लेगेसी दें जो उनको मिली आपसे। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं तो आप ये सब ज़रूर सोचेंगे
और ये सब ज़रूर करेंगे अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक बात। और मुझे लगता है यही असली प्रेम भी है। आप वैलेंटाइंस डे के दिन वो जो कस्में वादे खाते हैं और जो हमेशा साथ देने की बातें करते हैं, वो जो वायदा करते हैं, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और अगर अमित सर की बात सुन के आपको ज़रा भी लगा कि कुछ भूल चूक हुई है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वैलेंटाइंस डे कम से कम ये प्रण ले लो कि इसी तरह से नोट डाउन करके सारी चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। मैं एक चीज़ ऐड करना हाँ, चाहता हूँ, please. सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे लगता है जो मैरिज है ना, मैरिज एज अ सिस्टम, एज एन इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है उसका एनुअल रिव्यू होना चाहिए, एक अप्रेजल होना चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी मैरिज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो यू हैव टू वैल्यू योर पार्टनर। लेते हैं लोग, काफ़ी लोग मैरिज को बस उनको लगता है कि शादी हो गई, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ऐसे ही चलेगा। अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है शालिनी, बट इस कॉन्सेप्ट में वेट है, दम है और बहुत अच्छी विजडम है। अगर आप हर साल वैलेंटाइंस डे पे या अपनी एनिवर्सरी डेट पे साथ रहें और अपने पिछले एक साल को इवैल्यूएट करें, फिनेंशियली इवैल्यूएट कीजिए, रोमांटिकली इवैल्यूएट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज इवैल्यूएट कीजिए, करियर वाइज इवैल्यूएट कीजिए, हेल्थ वाइज इवैल्यूएट कीजिए। और अगर आप अपने पार्टनर से क्लियरली कुछ अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं कि देखो मैंने ये चीज़ें अचीव किया क्योंकि मुझे तुमसे ये सपोर्ट मिला, और मैं आगे ये अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और हम अगले साल इसको फिर डिस्कस करना चाहते हैं। वाओ। तो अगर हम फिनेंशियल एनिवर्सरी या मैरिज एनुअल मैरिज रिव्यू स्टैब्लिश कर सकते हैं एज अ प्रोसेस, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते कभी टूटेंगे। क्योंकि अगर लव, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है ना, और वो बनी रहेगी, तो दिस रिव्यू, एनुअल रिव्यू विल एम्पलीफाई योर लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पार्टनर। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपके साथ बोल के आपको थैंक यू बोले और आपको बताए कि मेरे अचीवमेंट्स में तुमने ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट किया, और आपसे बोले कि क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल एक उसी स्टेट ऑफ माइंड से जिस स्टेट ऑफ माइंड से आपने शादी की थी, वो स्टेट ऑफ माइंड कितना फ्रेश था, कितना प्योर था, राइट? उसमें बैगेज नहीं था। आपने शादी की थी और बिल्कुल ब्लैंक स्लेट थी और आप आगे बढ़ गए थे उसी स्टेट ऑफ माइंड्स में, विद सम फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट 1 ईयर। अगर हर साल रिव्यू होता रहेगा तो पुराना बैगेज आएगा ही नहीं ना, पिछले 1 साल की कहानी आएगी, अगले साल वो भी निपट जाएगी। तो अगर ये चीज़ स्टैब्लिश हो सकती है उन एस्पेक्ट्स पे, फिनेंशियल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, हेल्थ, बहुत कुछ बचाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है, और बहुत कुछ विरासत में छोड़ा जा सकता है जो आपके बच्चे आपसे लर्न कर सकते हैं। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आपसे तो कम से कम मेरे व्यूवर्स ज़रूर लर्न कर रहे होंगे इस समय। अब मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि एक मिडिल क्लास कपल जब एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं तो वो या तो उनकी बहुत महीनों की सोची हुई कोई चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहे तो हो सकता है वो उसको बुलेट दे दे जो उसका हस्बैंड बहुत समय से लेना चाहता होगा, या शायद हस्बैंड वाइफ को कहीं ट्रिप पे लेके जाए। क्या इनके अलावा भी हमें कुछ गिफ्ट्स के बारे में सोचना चाहिए? आजकल सोने चांदी का बड़ा क्रेज़ है, जो आम आदमी है वो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। इन्वेस्ट करने की जगह वैसे तो आप लोग कभी सलाह देते नहीं है कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड ज्वेलरी में कोई एक्सपर्ट नहीं कहता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट क्या वैलेंटाइन डे वो दिन है जब आप गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करें, या आप ETF गिफ्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हैं? ये क्या आप चलन में लाने की ज़रूरत है और कैसे? देखिए, गिफ्टिंग एक पर्सनल डिसीजन है। गिफ्टिंग का जो अटैच्ड इमोशन है वो लव एंड ग्रैटिट्यूड ही है, राइट? उसको इन्वेस्टमेंट से ना मिक्स किया जाए। अच्छा। पहली बात। हाँ। ठीक है। प्लस गिफ्टिंग उस हिसाब से की जाए जिसे सामने वाला लेकर खुश फील करे, राइट?
आपने इन्वेस्टमेंट कर दी पर सामने वाले को तो कुछ टैंजिबल गिफ्ट चाहिए था ना। आपने गोल्ड ETF उसके नाम पे लेके, उसको तो कुछ दिखा नहीं। अगर आपने उसको गोल्ड रिंग दी होती तो शायद उसको अच्छा लगता, शायद उसको वो महसूस होता, जो दिखता है वो बिकता है, या जो आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपके माइंड में, आपके जहन में ज़्यादा देर रहता है। ETF को क्या लॉगिन करके देखेगा आज मेरा NAV कितना है, आज वो उठा के गिरा? वो गिफ्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीशंस मिल के लें, लेकिन गिफ्टिंग डिसीशंस पर्सनल लें। आप ये चूज़ करें कि क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आपको पता होना चाहिए उनको क्या अच्छा लगता है, तो जो उनको अच्छा लगता है वो दें ताकि वो आपको याद कर सकें। इन्वेस्टमेंट्स ना मिला, अगर वो एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाले पार्टनर हैं और उनको वाकई इन्वेस्टमेंट्स अच्छी लगती है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स एज अ गिफ्ट दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन आप अपने एंड पे उसको एक्सपेंस समझ के अपने बजट में डालिए, इन्वेस्टमेंट समझ के नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब जो फाइनेंशियल और फ्यूचर से रिलेटेड है और फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड है। गिफ्ट मतलब एक एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंस जो मेरे जेब से गया और आपको मिला और आपको अच्छा लगा, और शायद आपने मुझे लाइक किया और आपको लगा ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियली फुलफिलिंग भी है। अब मुझे ये भी समझना है कि ज़्यादातर मैं देखती हूँ लाइफ इंश्योरेंस मेल मेंबर ही कराता है और फीमेल मेंबर उस कंडीशन में लाइफ इंश्योरेंस लेती हैं जब वो अर्निंग होती हैं। मैक्सिमम घरों में वाइफ अगर हाउस होल्डर है, वो घर संभाल रही है, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो क्या आपके साइड से रिकमेंडेड है कि बीवी भले घर संभाल रही है, उसका भी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए क्या? अच्छा टॉपिक है, इसके दो आंसर हैं। एकेडमिक आंसर बोलता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिनेंशियली अर्निंग मेंबर नहीं है और उनके जाने से फिनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, फिनेंशियल, राइट। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल। उनके जाने से ऑफ कोर्स उनके लॉस से इमोशनल इम्पैक्ट है, ह्यूज इम्पैक्ट है, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। आप सोचो, उनके जैसा ट्रस्टेड केयर गिवर आप कैसे लाओगे? आपको खर्च तो करना पड़ेगा, राइट। आपको उस तरह के लोग अपने परिवार में एज अ स्टाफ ऐड करेंगे जो शायद 3 हो 4 हो, और तब भी वो चारों मिलके वो प्रभाव नहीं दे पाए जो एक आपकी लाइफ पार्टनर दे पा रही थी, राइट। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है, तो उनका भी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और आप ऐसे पॉलिसीज़ लें जिससे उनको मनी बैक मिल जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मेरे ख्याल से जो नॉन अर्निंग मेंबर्स होता है उनको प्योर टर्म प्लान शायद नहीं देते हैं, लेकिन आई एम श्योर कुछ ऐसे मनी बैक प्लान्स लिए जा सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ें मिल जाएं। जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको फ्यूचर में पैसा मिल जाए और उनकी लॉस ऑफ लाइफ से फैमिली को पैसा मिल जाए। तो एकेडमिक आंसर पे नहीं जाते हैं, उनका इम्पैक्ट तो है फिनेंशियल कम लेकिन इमोशनल ज़्यादा, एंड दैट नीड्स टू बी रिप्लेस फिनेंशियली। आपके पास बहुत से कपल लड़ते झगड़ते भी मैं श्योर हूँ आते होंगे, क्योंकि किसी को फरारी लेनी होती होगी और बीवी नहीं राज़ी होती होगी, और किसी को अब्रॉड जाना होता होगा तो पति नहीं राज़ी होता होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम कितनी भी ज्ञान भरी बातें कर लेना अमित सर, ये झगड़ा तो चलता रहेगा। बिल्कुल। कैसे समझाना है? बीवी कह रही है कि मुझे तो यहाँ इन्वेस्ट करना है, पति कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, मुझे तो इधर करना है इन्वेस्ट, वो बीवी को नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वही है जिस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि छुपा के किया जाता है। अब तुम मानोगे नहीं तो फिर क्या करें, फिर तो छुपा के ही करना पड़ेगा। तो आप कैसे समझाते हैं और आखिर तक दोनों समझ भी पाते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं। ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं। एक तो इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल क्या है, कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई रिस्क टेकर होता है, राइट। और हमारे पास तो ऐसे और भी कुछ साइकोमेट्रिक टूल्स हैं जिसमें हम मनी पर्सनालिटीज़ को थोड़ी गहराई से असेस करते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये पर्सनालिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस सेकेंड पर्सनालिटी का रिस्पॉन्स कैसे डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि आप दोनों का चाइल्डहुड अलग था, आप लोगों की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग विद रिस्पेक्ट टू मनी अलग हो गई, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल इंटरैक्शंस देखे, उससे आपने कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे लेसन्स बनाए।
तो आपकी मनी पर्सनालिटी अलग है। तो जब हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो हमें दोनों मनी पर्सनालिटीज़ का डिटेल्स पता चल जाता है। और जब मैं एक्स को वाई के बारे में अवेयर कराता हूँ और वाई को एक्स के बारे में अवेयर कराता हूँ, तो वो अवेयरनेस इन इटसेल्फ ब्रिजेस द गैप। वो अवेयरनेस इन इटसेल्फ विल स्टॉप वन पर्सन फ्रॉम परसुएडिंग द अदर पर्सन कि तुम बदलो, तुम्हें बदलना है, मुझे नहीं बदलना है। उस तरह की कॉन्वर्जेशंस बंद हो जाती हैं। और अगर दोनों एजुकेटेड लेवल हेडेड इंडिविजुअल्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पुश नहीं करते, एज लॉन्ग एज दोनों अपनी इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रख रहे हैं और एज लॉन्ग एज वो दोनों जो कॉमन फैमिली गोल्स हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी, मनी पर्सनालिटी, तो दोनों में काफ़ी एग्रीमेंट आ जाता है और दोनों को अपना अपना बजट भी मिल जाता है। ठीक है, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे स्टॉक्स अच्छे नहीं लगते, आप इतना बजट अपने इन्वेस्टमेंट, अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन के लिए रख लो। वाइफ को लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो वाइफ म्यूचुअल फंड्स में रख लेती है। तो जब ऐसी चीज़ें जो दोनों के लिए कॉमन है, जैसे घर, बच्चे, वेकेशन होम, ट्रिप्स, तो हो जाता है, वो मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो 100% वाली इक्वेशन नहीं आती। लेकिन अगर 40% एग्रीमेंट है, 60% डिसएग्रीमेंट है, तो वो बढ़ा के 80-90 एग्रीमेंट, 10 या 20 डिसएग्रीमेंट तक पहुंच जाती है। एंड अल्टीमेटली देखो शालिनी, वी ऑल वांट पीस ऑफ माइंड, राइट? बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट कि वी हैव डन द राइट थिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर पार्टनर। तो जब तक पीस ऑफ माइंड है, जब तक फ्रीडम है, जब तक इस चीज़ का एहसास है कि देखो उनके व्यू पॉइंट से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या उनके व्यू पॉइंट से हम पैसे को बचा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, तो दोनों व्यू पॉइंट्स का एक मेरिट है, एक अहमियत है। तो वो दोनों व्यू पॉइंट से आपकी गाड़ी चल जाती है और अच्छी चल जाती है। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपका पार्टनर ऐसा है जो ये बोलता हो, मैंने तो बहुत देखा है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है ना। तो ऐसे तो बहुत से पार्टनर्स होते हैं, मैंने तो खुद देखे हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। इस वाले सेंटेंस को सुन के ना मैं बिल्कुल भड़क जाता हूँ। ये मुझे प्रोवोक कर देता है। हाँ। और ये मैंने पिछले 20 साल में काफ़ी बार सुना है और मैं कहता हूँ ये गलत है। ये किस में ज़्यादा होता है, मेल या फीमेल? ये फीमेल में ज़्यादा होता है, सॉरी टू से। जो तेरा है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा ही है। और मतलब जो मुझे मिला है वो भी मेरा है, जो तुझे मिला है वो शायद तेरा है। तो इसमें ना ये बहुत ही पुरानी और दकियानूसी ख़यालात है जो हमें छोड़ देने चाहिए। एज एन इंडिविजुअल हम अपनी फैमिली के, हम दोनों स्टार हैं, ठीक बात है ना। आप हमसे ज़्यादा बढ़ के नहीं है, मैं आपसे बढ़ के नहीं हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों को निभानी है। तो जितना जल्दी ये हम दोनों का है, वी वाला कॉन्वर्जेशन रहे, उतना अच्छा रहता है। ये कहीं ना कहीं बात बैगेज बन के फिर बिखर जाती है, फिर फिनेंशियल इनफिडेलिटी आ जाती है, फिर वो तेरा मेरा में सीक्रेसी आ जाती है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। जब मैं मकान ले रही हूँ तो वो किसके नाम होना चाहिए, ये मैं इसलिए भी समझना चाहती हूँ कि आजकल अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं घर की तो फीमेल्स को थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, और इसी वजह से वो पैसा बचाने के लिए ज़्यादातर लोग, और वो आपका प्यार जताने के लिए भी, जो घर है उसकी रजिस्ट्री जो फीमेल मेंबर है उसके नाम पर होती है। क्या ये सही तरीका है? वो पैसा भी ह्यूज अमाउंट होता है, छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो जब मैं घर खरीद रहा हूँ तो रजिस्ट्री पत्नी के नाम पे कर दूँ? जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, अगर आप अपने पैन के हिसाब से चलें और आप पैसा लगा रहे हैं तो आप अपना नाम ज़रूर लगाएं इस प्रॉपर्टी में। और अगर आप अपना नाम नहीं लगाना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं और पत्नी का नाम लगाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंटली बी रेडी कि कल को मुझे वो घर छोड़ना पड़े क्योंकि हमारी शादी अब नहीं रही, तो आप उस स्टेट के लिए तैयार हैं। तो टेक्निकली दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन लगाएं, दोनों अपना, दो लोगों का नाम प्रॉपर्टी में होना एक तरह से सेफ्टी भी देता है ना, लीगल सेफ्टी देता है कि आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो दोनों के सिग्नेचर चाहिए, तो आपको वो सेफ्टी मिलती है।
लेकिन प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ओनरशिप कर दीजिए। अगर आप प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ओनरशिप नहीं करना चाहते हैं, आप लेट गो करना चाहते हैं, तो फिर आप पूरी तरह से लेट गो कीजिए कि फ्यूचर में अगर कुछ बात ख़राब हो गई तो भी आप लेट गो करेंगे। फिर इस बात का झगड़ा नहीं होगा कि उस वक्त मैंने अपना नाम डाल दिया होता तो मैं सेफ़ रहता, शायद मुझे कुछ मिल जाता। तो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। और अगर आप एनुअल रिव्यू नहीं कर रहे हैं जो मैं पहले बोल रहा था, तो बात काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो बेहतर ये है कि अपना तालमेल बना के रखें, और अगर आपकी इमोशनल इक्वेशन अच्छी है तो फाइनेंशियल इक्वेशन भी अच्छी बनी रहती है, एज लॉन्ग एज आप दोनों एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप दोनों एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो ये सब कुछ अच्छा चलता रह सकता है। हालांकि आपके इस जवाब से मेरे अगले सवाल का जवाब भी मिल गया है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पंडित जी ये बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बीवी सौभाग्यशाली है, उसके नाम पे काम करोगे तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा। तो उनका जो बिजनेस है वो भी उनकी बीवी के नाम पे चल रहा है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, आपको ये पहले बता दूँ, लेकिन आप तक सही सलाह पहुँचे ये मेरा काम ज़रूर है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो बीवी के नाम पे ही खरीदते हैं, क्योंकि वो उसे अपना लकी चार्म मानते हैं, विच इज़ गुड, रिलेशनशिप अच्छा चलता है इससे। तो पंडित जी ने कह दिया कि तुम्हारे नाम के चलते ही बिजनेस खराब है, दुकान का नाम पत्नी के नाम पे रखो, सिग्नेचर उससे करवाया करो, गाड़ी खरीदी बीवी के नाम पे, घर खरीदा बीवी के नाम पे, तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है अमित कुकरेजा के हिसाब से? क्योंकि पंडित जी के हिसाब से तो बीवी का नाम लकी है, आप बताइए। देखिए, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी विचारधारा को अहमियत देते हैं। एस्ट्रोलॉजी को अहमियत देते हैं, कल्चरल वैल्यू को अहमियत देते हैं, या आप प्रैक्टिकल फाइनेंशियल विजडम को अहमियत देते हैं। आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। सही गलत भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। स्ट्रैटेजी तो मैं तो फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं तो जितना ब्लैक एंड वाइट आप अपने लाइफ में पैसे से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे उतना अच्छा है। गाड़ी आपको चाहिए, गाड़ी की ज़रूरत आपको है, गाड़ी आपने पैसे खर्च करने हैं तो आप अपने नाम से खरीदिए। अगर पत्नी को गाड़ी चाहिए, उसको उसकी ज़रूरत है, वो अपने पैसों से पैसे खर्च करके ख़रीद रही है तो उसका नाम ज़रूरी है। घर में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों का नाम ज़रूरी है। बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस पत्नी के नाम से करना चाहते हैं, ये क्या बात हुई? आपका बिज़नेस आपकी चॉइस से है ना, आपने अपने जीवन में क्या करना है, वो आपकी क्लैरिटी की वजह से आपने वो निर्णय लिया है कि अब आप वो बिज़नेस करेंगे, तो फिर डर किस बात का? फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस? आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने काबिलियत पे भरोसा रखिए कि ये मेरी स्किल सेट है, ये मेरा नेचुरल टैलेंट है, ये बिज़नेस किसी के भी नाम से हो ये अच्छा चलेगा तो मैं अपने नाम से ही कर लेता हूँ ना। तो इस तरह की डिपेंडेंसी जो आपको कमज़ोर बनाए वो अपनी लाइफ में मत ऐड कीजिए। अपने लाइफ में सिर्फ आप वो वाली चीज़ें ऐड कीजिए जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी काबिलियत बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और कोई भी पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस और काबिलियत से नाखुश नहीं होगा। वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र रखेगा कि देखो, बगैर इन चीज़ों के टीना टोटका जो बोला जाता है वो खुद इतनी अच्छी ज़िंदगी चला रहा है और मुझे रिस्पेक्ट भी करता है और मुझे एक्सप्लेन भी करता है और मुझे अपडेटेड भी रखता है। दैट्स वंडरफुल। और इसी तरह पार्टनर भी कॉन्फिडेंट फील करेगी, वो भी स्किल्ड फील करेगी, वो भी कॉम्पिटेंट बन के कुछ बनेगी। तो ये जो दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं जो स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में अपना पाथ फिगर आउट कर रहे हैं और साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे हिसाब से बेहतर स्ट्रैटेजी है। लेकिन फिर भी अपनी बीवी के नाम पे आपने घर खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, या बिजनेस चला रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे आसपास तो बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की। अब एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगता है रहती है कि जब आप शादी करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको ये मालूम ही नहीं होता है कि हम किस शहर में रहेंगे, क्योंकि अभी आपकी जॉब अनस्टेबल है, आपको मालूम नहीं है कि ज़िंदगी आपको किस रास्ते पे लेके जाएगी। एक तरफ
लाइफ और जॉब अनस्टेबल है और दूसरी तरफ फैमिली लगातार ये बोल रही है, मम्मी पापा ये लगातार बोल रहे हैं कि बेटा मकान खरीद लो, औकात से बाहर हो जाएगा, प्रॉपर्टी का दाम हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको मालूम नहीं है कि आपको कल दिन कौन से शहर में जाके रहना है, क्या तब तक किराए के ही मकान पे रहना चाहिए या प्रॉपर्टी का दाम हर दिन बढ़ रहा है तो मकान तो पहले खरीद लूं, फिर देखा जाएगा कौन से शहर में जाना है, दूसरे शहर जाना है, इसको बेच देंगे। क्या होना चाहिए तरीका? जो मॉडर्न कपल्स हैं वो नहीं घर खरीद रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, जो मॉडर्न कपल्स हैं, आपको पता है जो लेट 20s या अर्ली 30s हैं, उनकी आजकल प्रायोरिटी क्या है? ट्रैवल। उनकी प्रायोरिटी क्या है? मोबिलिटी। दे वॉन्ट टू रीलोकेट टू बैंगलोर और मुंबई और गुड़गांव। उनको जगह जगह का एक्सपीरियंस लेना है। उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। वो एक जगह घर में बंधना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अगर उनका जॉब उनको सिंगापुर ले जाए या यूएस ले जाए या यूके ले जाए या चाइना ले जाए या यूरोप ले जाए या जर्मनी में ले जाए, वो उससे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनको अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। जो मॉडर्न कपल्स हैं उनको बच्चा नहीं चाहिए। वो कम से कम 4-5 साल अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। जो मॉडर्न कपल हैं उनको शायद अच्छी गाड़ी चाहिए, उनको अच्छे गैजेट्स चाहिए, उनको मैकबुक चाहिए, आईफोन चाहिए, उनको मटीरियलिस्टिक इंडल्जेंस चाहिए, उनको शायद लोन्स नहीं चाहिए, उनको थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट इन्वेस्टमेंट्स का चाहिए थ्रू क्रिप्टो, थ्रू गोल्ड, थ्रू सिल्वर। तो ये जो थ्रिल इन्वेस्टिंग का कल्चर है, ये मटीरियलिस्टिक इंडल्जेंस है, ये एक्सपीरियंशियल गोल्स जो हैं, ये मॉडर्न कपल हैं। तो पेरेंट्स को ये बोलना कि घर खरीद लो या यहाँ पैसे लगा लो या यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वो ठीक नहीं है। पेरेंट्स अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखें, बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखें, दोनों उस स्टेज में रहें कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। कल को किसी को भी घर खरीदना पड़ सकता है, पेरेंट्स को घर खरीदना पड़ सकता है, अपग्रेड करना है या बच्चों के लिए, तो हम उनको हेल्प कर पाएँ उनके कहने पे, न कि अपनी राय देने पे। आप भी ऐसे कपल हैं तो मुझे ज़रूर बताओ, लेकिन ये लाइफ जीने का तरीका ये सही है क्या? कि हम दूसरों से पूछ के निर्णय लें? नहीं, कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, ये मेरी इच्छा हो सकती है, अच्छी बात है, पर कहीं ऐसा तो नहीं सारे पैसे फिर इधर ही निकल जा रहे हों और डाउन पेमेंट के लिए आगे चल के पैसा ना बचे। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना मनी पर्सनैलिटी, हाँ, तो आप किस तरह की मनी पर्सनालिटी हैं? आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को कितनी अहमियत देते हैं? तो अगर शादी हो रही है और शादी से पहले जब आप एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, एंड आई होप कि आप अच्छा समय बिता रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले ना हर कोई अपना बेस्ट दिखाता है, लेकिन हालात जब अपना वर्स्ट दिखाते हैं तब आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तब आपके पार्टनर को पता चलता है कि अच्छा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर सकती है या कर सकता है। तो अपने आप को खूब समय दें, एक दूसरे को पहचानें। उस पहचान में आप किस तरह की मनी पर्सनालिटी हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और तभी आपको बैलेंस का अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर मैं 100 रुपये हम दोनों मिल के कमा रहे हैं तो हमें 20 रुपये ट्रैवल के लिए रखने या 20 रुपये होम लोन की EMI के लिए रखने, हमें 20 रुपये गाड़ी की EMI के लिए रखने या 20 रुपये हमें गैजेट्स के लिए रखने। तो आपको वो अंदाज़ा लग जाएगा, और जो अंदाज़ा, जो एक्सपीरियंस आप खुद डिसाइड करते हैं कि वो हमारे रिलेशनशिप के लिए राइट बैलेंस है, वही राइट डिसीजन है। मैं और आप कुछ भी कहते रहें, इट डज़ नॉट मैटर, पर उन दोनों को एक अच्छी लाइफ मिल रही है, दोनों सेटिस्फाइड हैं, दैट इज़ द राइट डिसीजन फॉर देम। तो हमें अननेसेसरी ज्ञान नहीं देना चाहिए। हाँ, हम उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पे ज़रूर पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं आप ऐसे ऐसे कीजिए, इतना बजट इंडल्जेंस के लिए रखिए, इतना ट्रैवल के लिए रखिए, इतना होम लोन के लिए रखिए, इतना कार लोन के लिए रखिए, इतना नॉन नेगोशिएबल हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए रखिए, और जो आप जैसे कर पा रहे हैं आप वैसे कीजिए। इट्स अ ह्यूमन चॉइस। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम जब तक काम कर रहे होते हैं तब तक तो अपने पार्टनर के साथ सही ढंग से समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता है।
तो पूरी शुभकामनाओं के साथ कि मेरे व्यूवर जो देख रहे हैं इस समय आपको, वो रिटायरमेंट के भी कई साल बाद तक साथ में रहें, ये आज वैलेंटाइंस डे पे मेरी शुभकामनाएं सबको। और सवाल आपसे ये कि सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट रिटायरमेंट के लिए फिर आप क्या मानते हैं कि मेरे व्यूवर्स साथ में बैठ के बस चाय कॉफ़ी पिएं बुढ़ापे में और पैसे अपने आप अकाउंट में आते रहें, तो तैयारी तो उसकी अभी से करेंगे तभी होगा। तो आप थोड़ी मुझे 2-3 इंस्ट्रूमेंट बताइए जो आपके हिसाब से बेस्ट है रिटायरमेंट के लिए। देखिए, मनी हैज़ टू वर्क फॉर यू। तो अगर इस बात को हम अपनी लाइफ में रिटायरमेंट होने से पहले ही एग्जीक्यूट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो रिटायरमेंट में तो मनी विल हैव टू वर्क फॉर यू। तो हम क्यों ना उस स्टेज की तैयारी करें कि जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, दिस मनी इज़ वर्किंग फॉर मी। एंड व्हाट डज़ इट मीन मनी इज़ वर्किंग फॉर मी? कि जब मैं सो रहा हूँ, सुबह उठा तो पैसे की वैल्यू बढ़ गई, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई। उसने कुछ तो किया, डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट कमाया, रेंट कमाया, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट? सो जब मनी इज़ वर्किंग फॉर यू तो आपको वो एसेट्स चूज़ करने हैं जो विद टाइम कैपिटल अप्रिशिएट करें, जो विद टाइम डिसेंट यील्ड या रिटर्न दें, जो विद टाइम सेफ रहें, जो विद टाइम टैक्स एफिशिएंसी देते रहें। तो आपको ये 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, सेफ्टी और आपकी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी, ये 4 चीज़ें मिला के आप एक पोर्टफोलियो बनाएं जो एसेट मिक्स हो, थोड़ा प्रॉपर्टी हो, थोड़ा मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, थोड़े आरबीआई बॉन्ड्स हों या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हों जो आपको अच्छा इंटरेस्ट दें, थोड़ा गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन हो जो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन दें, क्योंकि उनमें यील्ड्स नहीं होती हैं, उसमें अप्रिसिएशन मैटर करता है। प्रॉपर्टी से रेंट लेना है या सेल्फ यूज़ रखना है। तो ये 4-5 चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो मनी इन ऑल फॉर्म्स is working for you. Money in all forms is giving you regular monthly income. Money in all forms is probably giving you surplus capital जो आप ट्रैवल करके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को गिफ्ट दे के एंजॉय कर सकते हैं। हर कोई अपने आप में एम्पावर्ड फील करना चाहता है एज अ गिवर। यू नो, एज अ गिवर अगर आप 90 ईयर्स तक एज अ गिवर बन के रह रहे हैं और पीछे कुछ छोड़ के ही जा रहे हैं, nothing can be a better life than that. Of course, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिविंग विद चिल्ड्रन, लिविंग विद पार्टनर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गुड हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप, अगर इन तीनों का बैलेंस आपने बना लिया थ्रू आउट योर लाइफ तो nobody can stop you from living a wonderful life. गुड हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीनों ही होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ की तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हेल्थ की और रिलेशनशिप की फिर चिंता अब व्यूवर्स को खुद करनी है। लेकिन बुढ़ापे में भी क्या फाइनेंस के लिए लड़ाई होती है? आपके पास ऐसे कपल हैं? हाँ, बहुत हैं। इनफिडेलिटी, फाइनेंशियल इनफिडेलिटी छिपाते हैं। बुढ़ापे में जिद्दी भी तो हो जाते हैं ना लोग। अच्छा। उन हठी, हाँ, ये यहाँ पे क्यों लगाया है, इसको ऐसे क्यों रखा है, भाई मुझे ठीक लगा मैंने रख लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अब बता देता हूँ, नहीं पहले क्यों नहीं बताया, हो गया झगड़ा, उन्होंने बताना बंद कर दिया। तो बुढ़ापा भी एक डिफरेंट फेज़ होता है। तो जैसे मैं आपको शुरू में बोल रहा था, जैसे जैसे हम बदलते हैं वैसे वैसे रिलेशनशिप में अलग अलग कलर्स आने लग जाते हैं। तो अगर हम सामने वाले का बदलाव एक्सेप्ट कर सकते हैं तो सामने वाला भी हमारे बदलाव को एक्सेप्ट करेगा या करेगी, राइट? तो उस एज में भी जितना साथ में रह सकें, एक दूसरे को समझा सकें, झगड़े मिनिमाइज़ कर सकें, ओपन ट्रांसपेरेंसी शेयरिंग कर सकें अपने रिलेशनशिप में, तो काफ़ी कुछ मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन छोटी छोटी ज़िद्दें तो होती ही हैं। किसी को फ़िक्स डिपॉज़िट पसंद नहीं है, किसी को फ़िक्स डिपॉज़िट ही पसंद है, किसी को गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स ही पसंद है, किसी को म्यूचुअल फंड्स पसंद है, किसी को रियल एस्टेट पसंद है। तो जब तक की ट्रांसपेरेंसी है कि देखो मैंने ये ख़रीदा है, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कल को मुझे कुछ हो जाए तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, राइट? एंड वाइस वर्सा। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी है, कैंडिडनेस है कॉन्वर्जेसन में, सब निकल जाता है, संभल जाता है। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? नहीं, क्यों? मुझे बड़ा बचकाना लगता है।
अच्छा, आप आई होप मेरे व्यूअर्स को नहीं लगता होगा बचकाना। तो लेकिन वैलेंटाइंस डे पर कोई एक चीज़ जो मुझे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है, मैं वो अगर आपसे समझना चाहूँ तो वो क्या होनी चाहिए? मेरा वैसे वैलेंटाइंस डे पे वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं इस बार डिस्कस कर लूँगी आपसे पूछने के बाद। मैं चाहूँगा कि आप और दीपक जाके हैव अ वंडरफुल टाइम समवेयर आउट ऑफ योर सिटी एंड हो सके तो बच्चों को घर पे छोड़ के जाइए, बच्चा या बच्चे जो भी हैं, हाँ। और आप दोनों एंजॉय कीजिए और उन मोमेंट्स को रीलिव कीजिए जिसने आप दोनों को साथ मिलाया। और छोटा सा मैरिज रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे भी है और आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हाँ। तो एक छोटा रिव्यू तो बनता है। ये रिव्यू सबको करना है, जिनकी एनिवर्सरी नहीं है उन्हें भी? अगर वो करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो वेडिंग एनिवर्सरी पे कर लें। जो दिन उनको कम डरावना लगे उस पे करें, क्योंकि वैलेंटाइंस डे से लोग कुछ डर जाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है सामने वाले की। तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस ओवरवेलमिंग नहीं है तो उस दिन कर लीजिए, नहीं तो किसी और दिन कर लीजिए। तो उसकी भी आप मुझे चेकलिस्ट देंगे क्या? क्योंकि ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको वैलेंटाइंस डे पे या अपनी एनिवर्सरी पे वो पूरा रिव्यू करना है, पर क्या रिव्यू करना है? फिर आखिर में कुछ छूट जाएगा तो चेकलिस्ट? बहुत कुछ रिव्यू कर सकते हैं। मैं बोलूँगा सबसे पहले आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है, और आप टाइम सेट कर दीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, और हम अच्छी बातें पहले करेंगे, इम्प्रूवमेंट की बातें बाद में करेंगे, और जो ख़राब है उसको कुछ भी ख़राब नहीं बोलेंगे, हम इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो आप 1 घंटा टाइम निकालिए और बाहर ऐसी जगह जाइए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉन्वर्जेसन हो सके, चाहे वो कॉन्वर्जेसन बच्चों की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो या पैसे की हो, और जो आपने पिछले 1 साल में अच्छा एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में ज़रूर बताएं। चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस है, ज़रूर बताएं कि मुझे ऑफिस में ये रिकग्निशन मिला, मेरी टीम में ये मेंबर्स ने मुझे अच्छा काम करके इम्प्रेस किया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इनकी वजह से मेरे करियर में ग्रोथ है, या आपकी वजह से, पार्टनर की वजह से मैं ऑफिस में ध्यान दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, सो थैंक यू सो मच। या आज हमारे बच्चों ने पिछले 1 साल में ये अचीव किया, तो वी नीड टू कंग्रेचुलेट ईच अदर, जो हमने सोचा नहीं था। तो जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो प्लीज़ शुरुआत में बोलिए। उससे क्या होगा, सामने वाला रिलैक्स हो जाएगा, सामने वाला शायद पॉजिटिव हो जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कॉन्वर्जेसन अच्छी जाने वाली है, हमें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है, हमारा भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट्स की बातें कर लीजिए या फ्यूचर के बारे में बात करिए कि नेक्स्ट 1 साल में मेरे ऑफिस में ये होने वाला है, मुझे लगता है मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्या तुम मुझे सपोर्ट कर पाओगी या मैं इस अपॉर्चुनिटी को मना कर दूँ, या तुम सपोर्ट कर पाओगे, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मुझे 50 पॉडकास्ट करने हैं और मुझे 5 लाख व्यूज़ बनाने हैं और 1 लाख लाइक्स बनाने हैं, तो मुझे ये लोगों की ज़रूरत है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, ये गेस्ट स्पीकर्स की ज़रूरत है, तो दीपक आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हो? तो आप अपनी हेल्प मांगिए अपने लिए और आप उनको भी हेल्प कीजिए, और जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें दोनों कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी डिस्कस कीजिए। तो ये क्या होगा ना, ये हो गई एक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप विद लव। राइट। लव सबसे ज़्यादा तब दिखता है जब सामने वाले की हेल्थ कंडीशन ख़राब होती है, दैट इज़ द रियल सिचुएशन वेयर यू कैन सी कि हाँ माई पार्टनर इज़ रियली वेरी लविंग एंड केयरिंग। जब तक हेल्थ अच्छी होती है तब तक पार्टनरशिप इज़ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट लाइफ है ना, कुछ भी बदल जाता है कभी भी, तो बदलते हुए सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, और कितना फ्रिक्वेंटली वैलेंटाइंस डे का क्यों वेट कर रहे हैं? आप हर क्वार्टर करिए एक वैलेंटाइंस डे, ठीक बात, हर 6 महीने में एक बार वैलेंटाइंस डे कीजिए। जितना फ्रिक्वेंटली आप इस तरह के फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके चलेंगे उतना लाइट फील करेंगे, उतना एम्पावर्ड फील करेंगे, उतना फ्री फील करेंगे और उतना जॉयफुल फील करेंगे। एक सलाह मैं भी व्यूवर्स को देना चाहती हूँ, हालांकि मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं और मेरे पास वो डेजिग्नेशन भी नहीं है कि मैं लोगों को सलाह दे सकूँ, लेकिन मैंने ये हमेशा देखा है सर कि जब कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो दूसरा पार्टनर ये ज़रूर कहता है कि देखा मैंने मना किया था ना कि मत डालो पैसा, अब देख लिया। ये जो टेंडेंसी है वो आपको आपके पार्टनर से दूर लेके जाती है।
पॉसिबल है कि वाइफ ये कह रही हो कि मुझे गोल्ड दिला दो दिला दो दिला दो, और हस्बैंड किसी रीज़न से नहीं दिला पाया। अब वाइफ अगर सुबह से लेकर शाम तक कह रही कि देखा मैंने तो तभी कहा था, अगर मान ली होती मेरी बात तो आज प्रॉफिट में रहते, या आपने किसी शेयर में ही इन्वेस्ट किया, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो किसी एक का मन तो नहीं होता है उस मोहल्ले में, उस एरिया में या उस जगह पे जाने का। फिर वो एरिया वैसे डेवलप नहीं हो पाया तो दूसरा पर्सन अगर हर रोज़ आपको वो पिंच करता रहे तो उस रिलेशनशिप और मुझे लगता है ख़राब ही होता है। हर कपल उसमें कोई भी है वो बेहतरी के लिए इन्वेस्ट करता है, अब वो नहीं हो पाया इसमें मुझे लगता नहीं उसकी गलती है, राइट? गलती, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कितना आप उस एक्सीडेंट को डिस्कस करोगे, राइट, कितना उस गलतियों के बारे में बार बार बात करोगे। तो जितना जल्दी मूव ऑन हो जाए। और आप एक चीज़ समझिए, हर इंसान इन द गिवन सर्कमस्टांसेस बेस्ट ही चाहता है और बेस्ट ही आउटकम क्रिएट करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होती या एक्सपीरियंस नहीं होता, या उसको लगता है सामने वाला अननेसेसरली एक क्रिटिकल व्यू दे रहा है जो मुझे इग्नोर करना है, और वो डिसीजन ले लेता है और वो डिसीजन बैकफायर कर जाता है। मिस्टेक हो गई, बात ख़त्म। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर आपकी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, लव है तो आप अगर उनको फीडबैक भी देंगे ना तो ऐसे देंगे कि उनका दिल ना दुखे, और सिर्फ उतना देंगे जिसके बियॉन्ड उनको तकलीफ़ ना हो। तो और अगर सामने वाले इंसान को बात समझ में आ जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा, आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हैं। आप ऐसे सोचिए, हम अपने बच्चों को किस हद तक डांटते हैं? जब तक वो समझ जाए या डर जाए, उसके बाद नहीं डांटते, करेक्ट? तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपका पार्टनर ने भी कुछ बचपना किया है, उसको बस उस हद तक टोके जिसके बाद उसको तकलीफ ना पहुंचे। ठीक बात। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो पार्टनरशिप की इक्वेशन है ये कभी हमेशा लेवल हेडेड नहीं रहती, हमेशा दोस्ती वाली नहीं रहती। कभी कभी सामने वाला बचपना कर देता है, हो जाती है मिस्टेक। हाँ। तो ठीक है, बच्चा है, माफ़ कर दो ना यार, ख़त्म हो गई ना बात। और एरियाज़ में तो बचपना नहीं है ना, वहाँ तो मैं बच्ची हूँ या वहाँ मैं बच्चा हूँ, तो ठीक है, ही डिजर्व्स अ क्रेडिट फॉर दैट ऑल्सो। वी आर नॉट इक्वल्स, तो इट्स ओके। कितनी बार होता है फीमेल एफडी में पैसा लगाती है, आदमी रियल एस्टेट में और स्टॉक्स में गंवा देता है। कितनी बार होता है कि आदमी स्टॉक्स में पैसा बनाता है और फीमेल एफडी में रखती है। तो आदमी बोलता है, देखा मैं आज 13% CAGR पे हूँ, तुम वही 6.25 पे हो और टैक्स भी दे रही हो। या लेडी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना प्रॉपर्टी में मत लगाओ, मेरे पास कम से कम 6.25 तो है, तुम्हारा तो 0 हो गया। पता भी नहीं है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जाओ कोर्ट में धक्के खाओ। मिस्टेक्स कैन हैपन एनीवेयर, वी जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट कि गलती होती है और आदमी लेसन सीखता है, ज़रूरी नहीं है हमारे कहे हुए तरीके से सीखे। अब मैं चलते चलते आपसे एक सलाह और लूँगी अपनी तरफ से, आप जो भी व्यूअर को बताना चाहें, लेकिन उसके पहले जो भी आपका टेक अवे है आज के पॉडकास्ट से वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। मैंने जो 2 चीज़ बड़ी ख़ास आज आपसे सीखी है, वो पहला तो रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। हम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लेते हैं, कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्ट्स दे देती हैं, पर हम अपनी शादी का कभी रिव्यू नहीं करते हैं, और रिलेशनशिप का भी रिव्यू नहीं करते। तो ये मुझे बड़ी ख़ास चीज़ आज मिली है इस पॉडकास्ट से। मेरा टेक अवे ये ज़रूर है। और दूसरा अगेन कि आपको एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, एक दूसरे का जो इन्वेस्ट है उसके ऊपर अपनी रजामंदी आपको देनी है। मेरा टेक अवे मैंने आपको बताया, अब आपका टेक अवे क्या है वो कमेंट करके आप मुझे बताने वाले हैं। और अब सर आपके साइड से कोई भी एक सलाह जो आप मेरे व्यूवर्स को आज देना चाहते हैं वैलेंटाइंस स्पेशल पॉडकास्ट में। बी प्रेजेंट विद योर पार्टनर। व्हेन आई से बी प्रेजेंट, अगर आप उनके साथ टाइम बिता रहे हैं, फ़ोन ऑफ कर लीजिए, लैपटॉप बंद कर लीजिए, आप सिर्फ उनके साथ रहें और सुनने के उद्देश्य से उनके साथ बैठिए, सुनाने के उद्देश्य से नहीं। सुनाने के लिए तब अगर वो आपसे कुछ पूछें, और अगर आपको वो कुछ बताना चाहते हैं तो पूरी तरह से पूरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल प्रेजेंस अपने पार्टनर के साथ 1-2 घंटा ही तो देना है। कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में, कुछ बिजनेस नहीं रुक जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रुक जाएगी। फ़ोन ऑफ करके, लैपटॉप बंद करके उनके साथ वो खाने पीने जाइए जो उनको अच्छा लगता है और उनको सुनिए। और आप ये कीजिए,
या तो इसी वैलेंटाइंस डे में आपको ये बिहेवियर रेसिप्रोकेट किया जाएगा या फिर अगले वैलेंटाइंस डे पे। वो हम लोग कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप अपना बेस्ट लव, रिस्पेक्ट एंड केयर रखिए और रेस्ट विल फॉल इन प्लेस। मेरे फादर हमेशा कहते थे सर कि तुम्हें लोग ये सलाह देंगे कि उतना ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, पर लाइफ पार्टनर ऐसा सेलेक्ट करना जो उस चादर को भी बड़ा करे और वो तुम्हें ये सलाह ना दे। तो लाइफ पार्टनर अगर अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया है, मैं किसी जेनजी से अगर इस समय मुखातिब हूँ, तो अपना लाइफ पार्टनर आप ज़रूर इस बात को ख्याल रखते हुए सेलेक्ट करें, सो दैट हमें अगले वैलेंटाइंस डे पे लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको क्या पर करना है। इसमें एक थोड़ा सा चेंज सजेस्ट करना चाहूँगा। हाँ। आप पैर उतने ही पसारिए जितनी आपकी चादर हो, और आप अपनी चादर खुद बढ़ाइए और फिर पैर उतने पसारिए जो बड़ी चादर आपने खुद बनाई है। इस काम को करते करते अगर आपको सहयोग मिल रहा है आपके पार्टनर से, हाँ। तो आभारी रहिए उस सहयोग के लिए। क्या बात है, लेकिन आप शानदार। खुद अपनी जिम्मेदारी रखें। आप जितना इंडिपेंडेंटली और जितना क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को बड़ा करेंगे, उतना ही पार्टनर आपसे इन्फ्लुएंस होके आपको ज़िंदगी को बड़ा करने में हेल्प करेगा और वो खुद अपनी ज़िंदगी को बड़ा करेगा। आई थिंक आप एग्जेम्पलरी बनिए, आप एग्जेम्पलरी लोगों के साथ ही सराउंडेड रहेंगे और उन्हीं लोगों से रिश्तों में रहेंगे जो आपको और एग्जेम्पलरी बनाएंगे। फोकस ऑन योरसेल्फ। तो चलते चलते आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं नहीं मनाते हैं, इसमें आपका बिलीव है या नहीं है, लेकिन ये वो दिन तो ज़रूर आप बना सकते हैं जब अपने पोर्टफोलियो को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी शादी को आपको रिव्यू करना है। थैंक यू सो मच सर। Pleasure. It's always a pleasure to be with you. सेम हियर सर, थैंक यू।